नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल समीर पाठशाला में। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा द इंटेंशनल फैलेसी एंड द अफेक्टिव फैलेसी। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये टर्म बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप अंत तक देखें। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि इन टर्म्स को किसने कॉइन आउट किया था। इन टर्म्स को W.K. विमसेट एंड मोनरो सी बियर्डस्ले ने कॉइन किया था। देखिए, इन दोनों शब्दों के बीच में दोस्तों हमें एक ही चीज कॉमन देखने के लिए मिलती है, उसका नाम है फैलेसी। अब ये फैलेसी क्या होती है, इस फैलेसी को हम समझ लेते हैं। दोस्तों, फैलेसी होती है कोई गलती या फिर कोई कमी। जो ये W.K. विमसेट एंड मोनरो सी बियर्डस्ले थे, ये कौन थे दोस्तों? ये दोनों न्यू क्रिटिक्स थे। अब न्यू क्रिटिक्स क्या होता है और इनका काम क्या होता है, मैं आगे चलकर वीडियो में आपको ये बता दूंगा। दोस्तों, W.K. विमसेट ने ए सीरीज ऑफ एसेज लिखी थी। उस सीरीज ऑफ एसेज का नाम था द वर्बल आइकन, स्टडीज इन द मीनिंग ऑफ पोएट्री। ये उस सीरीज का नाम था। दोस्तों, इस सीरीज में 16 ऐसे W.K. विमसेट ने लिखे थे। इस सीरीज को कंप्लीट करने में W.K. विमसेट को तकरीबन 11 साल लग गए थे। इसको W.K. विमसेट ने 1941 में लिखना स्टार्ट किया और इन्होंने 1952 तक ये सारे एसेस कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन इसको इन्होंने तब तक पब्लिश नहीं कराया था। इन्होंने इसको पब्लिश कराया था 1954 में। ये सारे के सारे एसे एक बुक के रूप में पब्लिश कब हुए थे? 1954 में सारे एसे एक बुक के रूप में पब्लिश हो गए थे। दोस्तों, इन 16 एसेज में से 2 एसे ऐसे थे जो कोलैबोरेशन वर्क थे। अब ये कौन से एसे हैं? पहला एसे है दोस्तों द इंटेंशनल फैलेसी। ये एक एसे का नाम है जो आया था 1946 में। दूसरा एसे जो है, जो कोलैबोरेशन में लिखा था W.K. विमसेट ने मोनरो सी बियर्डस्ले के साथ, वो है द अफेक्टिव फैलेसी, जो आया था 1949 में। अब दोस्तों, आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि ये दोनों जो हैं एसेज के नाम हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं दोस्तों न्यू क्रिटिक्स का काम क्या होता है। ये दोनों W.K. विमसेट एंड मोनरो सी बियर्डस्ले जो हैं, ये न्यू क्रिटिक्स हैं। और न्यू क्रिटिक्स का काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। न्यू क्रिटिक्स के लिए जो भी कुछ है, सब कुछ टेक्स्ट ही होता है। न्यू क्रिटिक्स के लिए पोएट का नाम और उस पोएम का नाम कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो लोग जो है पूरे के पूरे टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं, उस टेक्स्ट से उसका मीनिंग निकालते हैं, उसमें से लिटरेरी डिवाइसेस भी निकालते हैं। अब लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जो न्यू क्रिटिक्स हैं उनके लिए टेक्स्ट ही सब कुछ मैटर करता है। वो उसमें से क्या निकालते हैं कि क्या क्या उसमें राइमिंग स्कीम यूज हुई हैं, कौन सा मीटर उसमें यूज हुआ है, वर्स जैसे कि फ्री वर्स हैं या फिर ब्लैंक वर्स उसमें इस्तेमाल किया गया है, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच उसमें इस्तेमाल किए गए हैं, और फॉर्म ऑफ स्टैंजा उसकी क्या है। तो न्यू क्रिटिक्स जो थे दोस्तों, ये सारी चीजें ढूंढते थे किसमें से? टेक्स्ट में से। उनके लिए जो राइटर का नाम है या फिर पोएम का नाम है वो मायने नहीं रखता था। अब मैं आपको इंटेंशनल फैलेसी और फैलेसी का मतलब समझा देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इंटेंशनल फैलेसी को कि इंटेंशनल फैलेसी जो है वो क्या होती है। देखिए दोस्तों, ये है इंटेंशनल फैलेसी की डेफिनेशन। यदि आप इस डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे तो आपको इसका मतलब समझ में आएगा कि जब हम किसी वर्क को एनालाइज करते हैं तो हम उस वर्क का जो प्योर टेक्स्ट होता है उसको तो इग्नोर मार देते हैं। हम राइटर की इंटेंशन को जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हम उसकी बायोग्राफी में घुस जाते हैं कि उस राइटर की लाइफ में क्या चल रहा था, वो कौन सी एज से बिलोंग करते थे। यानी कि जब उस राइटर ने इस वर्क को लिखा तो उसके साथ उस मोमेंट पे क्या घटना घटित हो रही थी, जिससे हमें ये पता लग जाए कि उसने उसी को लेकर ये टेक्स्ट लिखा होगा। लेट्स से कि मैंने ये टेक्स्ट आपके सामने ला दिया। अब पहले तो मैंने इसका नाम जो है राइटर का आपको नहीं बताया कि ये टेक्स्ट जो है किसने लिखा है, और ना ही इस पोएम का नाम बताया है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आप इसका मीनिंग निकालो। तो मीनिंग जो निकालोगे आप इस टेक्स्ट के हिसाब से निकालोगे, जो टूटा फूटा मीनिंग निकलेगा वो निकल के आएगा। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है, तो दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो एक नेचर पोएट थे। अब उन्होंने जो लिखी होगा ये टेक्स्ट वो नेचर के लिए लिखा होगा। यदि मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि इस पोएम का नाम जो है
वो मिल्टन 1802 है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पोएम जो है डेडिकेट किसको हुई है, मिल्टन को हुई है। तो दोस्तों हमारी इंटेंशन क्या होती है कि हम पोएट के पर्सनल चीज़ों, पर्सनल अफेयर्स को जानना चाहते हैं कि उस, जैसे कि ये पोएम है मिल्टन को डेडिकेट है। अब हम जो इस टेक्स्ट का मीनिंग निकालेंगे वो ऐसे निकालेंगे, जो अगर हमें वर्ड समझ में नहीं आए तो हम वो चीज़ चेप देंगे कि ये चीज़ मिल्टन के लिए कही गई है, राइट, क्योंकि उनकी इंटेंशन यही थी कि सारी चीज़ें उन्होंने मिल्टन की याद में ही कही थी, राइट। ये होती है दोस्तों इंटेंशनल फैलेसी कि हम राइटर की इंटेंशन को जानना चाहते हैं कि जब उसने ये पोएम लिखी थी तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था। जैसा कि इसकी डेफिनेशन कहती है दोस्तों कि जब हम किसी वर्क को एनालाइज करते हैं तो उसके टेक्स्ट पे तो ध्यान देते नहीं है, राइटर की इंटेंशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि उसकी इंटेंशन इस वर्क को लिखने के पीछे क्या थी, जिसकी वजह से हम टेक्स्ट के रियल मीनिंग से दूर चले जाते हैं। ये तो है दोस्तों इंटेंशनल फैलेसी। अब ये अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है? अफेक्टिव फैलेसी दोस्तों होता है कि जब कोई राइटर किसी वर्क को लिखता है तो डेफिनेटली उस वर्क को कोई ना कोई तो पढ़ेगा ही। अब जो कोई उस वर्क को पढ़ेगा तो उस वर्क को पढ़ने के बाद उस रीडर के ऊपर क्या अफेक्ट हुए, मतलब कि जज ए वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अफेक्ट्स ऑन रीडर। हम ये जज करने की कोशिश करते हैं उस वर्क को कि क्या क्या इफेक्ट उस रीडर के ऊपर पड़े इस वर्क को पढ़ने के बाद। तो जो दोस्तों ये जो इफेक्ट हैं यही अफेक्टिव फैलेसी कहलाते हैं। मतलब कि यही हमारी गलती होती है कि हम उसमें ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या इफेक्ट रीडर के ऊपर पड़े इस वर्क को पढ़ने के बाद। तो इंटेंशनल फैलेसी ये होती है कि हम पोएट की इंटेंशन को जानना चाहते हैं, इस वर्क को लिखने के पीछे पोएट की क्या इंटेंशन थी, उसकी बायोग्राफी में घुस जाते हैं, उसकी लाइफ के मोमेंट को जानने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या घटित हो रहा था। दैट इज कॉल्ड इंटेंशनल फैलेसी। और अब बात करते हैं दोस्तों अफेक्टिव फैलेसी की। अफेक्टिव फैलेसी होती है कि जब कोई राइटर किसी वर्क को कंप्लीट कर देता है उसके बाद वो उसका पर्सनल वर्क नहीं रह जाता, उसको कोई ना कोई पढ़ेगा ही, या तो वो ऑथर हो सकता है या कोई भी हो सकता है। और अफेक्टिव फैलेसी उसे कहते हैं कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो रीडर है उसको उस वर्क को पढ़ने के बाद उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुए। इन्हीं इफ़ेक्टों को हम अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं कि हमें कभी ये नहीं जज करना चाहिए कि इस वर्क को पढ़ने के बाद रीडर के ऊपर क्या जो इफ़ेक्ट हैं पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे पास आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है। जो लोग इंग्लिश से टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो लिटरेचर और रैनर मार्टिन का बैच हमारे पास चल रहा है। जिन लोगों को लिटरेचर के नोट्स चाहिए वो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिटरेचर के नोट्स हमारे पास आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों को सिर्फ रैनन मार्टिन पढ़नी है उन लोगों को रैनन मार्टिन का बैच मिल जाएगा। जिन लोगों को सिर्फ ग्रामर के नोट्स चाहिए उनको ग्रामर के नोट्स मिल जाएंगे। आप हमें इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस।